नमस्कार विद्यार्थियों, श्री शक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। हम बेसिक इंग्लिश में अभी तक जो सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए थे। अब अगला जो तीसरा टाइप है सेंटेंस का, जिसे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आज्ञार्थक वाक्य, यानी जो आदेश या हम किसी से निवेदन करते हैं तो उस समय जिन वाक्यों का यूज किया जाता है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। आदेश देना यानी कि मैं किसी को कहूँ कि दरवाज़ा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, बाहर मत खेलो, यानी कि इनमें आदेश दिए जाएंगे। अब इन इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान कैसे होती है, प्लस ये हमारे नरेशन के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन यानी, और पैसिव वॉइस में भी इनका यूज किया जाता है। तो हमारे आगे के लिए ये इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, आप इनको ध्यान से समझें। हार्ड नहीं है, बस एक बार इनका जो मेन पॉइंट है वो मैं बता देता हूं कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी इस प्रकार के वाक्य जो आदेश या निवेदन निर्देश करने के लिए यूज किए जाए, वो वाक्य इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इन वाक्यों की पहचान किस प्रकार होती है वो देखते हैं कि सबसे पहली बात होती है कि इस प्रकार के वाक्यों में कभी भी सब्जेक्ट का यूज नहीं किया जाता है। सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, कर्ता कभी भी यूज नहीं होता है। अब जब कर्ता यूज नहीं होता है तो इन वाक्यों की पहचान कैसे होगी? वाक्यों की पहचान करने के लिए हम तीन प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनसे समझते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस कहलाएंगे जिनकी शुरुआत किससे हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। ध्यान रखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, ना कि पांचवी फॉर्म एस या ईएस से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यानी कि मेन चीज हम समझें तो अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, कोई 8-9 प्रकार के होते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच में मेन एलिमेंट हमारी इंग्लिश का यानी मुख्य तत्व जो होता है वो वर्ब होता है। कि वाक्य में और कोई चीज आए या नहीं आए, नाउन भले मत आओ, प्रोनाउन भले मत आओ, एडजेक्टिव मत आओ, एडवर्ब मत आओ, लेकिन उस वाक्य में वर्ब आनी जरूरी है। तो अंग्रेजी का कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब का यूज मेन होता है, मुख्य तत्व है, वर्ब है, वर्ब तो होगी ही। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की क्या हो जाएगी? शुरुआत होगी। पहला सेंटेंस का यही प्रकार है। दूसरा प्रकार है कि जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों में डोंट लिखा हुआ आता है। अब डोंट में छुपा हुआ है डू और नोट। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब डू है, डू तो वाक्य के जब शुरुआत में जब आता है तो लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन लेकर आता है, क्योंकि हमने पहले प्रश्न पढ़ लिए हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या राम स्कूल जाता है? तो वाक्य कैसे बना? डज राम गो टू स्कूल। तो यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन डज आया हुआ। डू की पांचवी फॉर्म में अगर अपनी यू डू में रूप में बात करें तो डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो? तो यहां पर डू आया हुआ है, यहां पर भी डू है, साथ में नोट है। डू यू नोट भी लगा दें, डू यू नोट रीड। तो इस वाक्य को मैं कह रहा हूं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसका हिंदी अर्थ होगा क्या तुम नहीं पढ़ते हो? आंसर होगा हाँ या नहीं। तो अगर ये डू से स्टार्ट है तो फिर ये इंपेरेटिव सेंटेंस किस कारण है? जब हम डोंट पर आएंगे, डू नोट पर आएंगे, उस समय इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला है वाक्य का जो प्रकार है कि एक तो इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस डू नोट से। एक होता है इसका जो प्रकार वो होता है प्लीज अथवा काइंडली।
वाक्य में प्लीज अथवा काइंडली लिखा हुआ होता है, क्योंकि आदेश निवेदन लिखा हुआ है। आदेश यानी किसी को हम ऑर्डर करें, हमें किसी को ऑर्डर करना है तो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। हम किसी से रिक्वेस्ट करें वो भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो। हम किसी को कमांड दें तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। और प्लीज का मतलब या काइंडली का मतलब कृपया करके रिक्वेस्ट करते हैं हम किसी से, तो वह इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो 3 प्रकार के इंपेरेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, डू नॉट से, डोंट या डू नॉट, प्लीज अथवा काइंडली से। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो तो वाक्य कैसे बनते हैं? इन सब चीजों को समझने से पहले हमें इस इंपेरेटिव सेंटेंस की जो मेन चीज है वो ध्यान देनी है कि इसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। सब्जेक्ट जब नहीं होता है तो सब्जेक्ट माना जाता है कि कौन जो है ये बात किसको कही जा रही है। तो एक वाक्य लिख रहा हूं, उससे हम समझते हैं। बाहर मत जाओ, ये आपको किसी ने कहा, यानी कि बाहर मत जाओ। तो इस वाक्य में जाने का काम कौन कर रहे हैं? आप कर, आपको कोई मना करने वाला है, यानी जो मना करने वाला है यानी जो करता है, जो करता है उस कर्ता का नाम है यू। यानी मैं जो भी काम कहूंगा, जो भी बात कहूंगा यानी तुमको, तो यू को सिंगुलर में भी रखा जाता है, प्लूरल में भी रखा जाता है। एक को कह रहा हूं, जैसे आप अकेले हो और मैं कहूं कि बाहर मत जाओ, इसका मतलब सिंगुलर को कह रहा हूं। और कई सारे बच्चे हैं क्लास में बैठे हैं, उनको बोले कि बाहर मत जाओ, यानी कि सभी को कहा जा रहा है। तो यू का रूप जो है सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल में भी। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू नहीं आता है, अंडरस्टूड होता है। यानी हम खुद समझ जाते हैं ये बात हमको कही जा रही है। जो जहां पर है, जिनको बोली जा रही है वो अपने आप समझ जाएंगे। जैसे मैं कहूं कि कृपया करके पानी का एक गिलास लेकर आओ, तो मैंने कहीं पर भी नहीं कहा कि तुम पानी का गिलास लेकर आओ, मैंने कहा कि प्लीज ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि पानी का गिलास जो है वो लेकर आओ। तो सबसे मेन चीज यही है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यू अंडरस्टूड होता है। जो भी बात बोली जाती है वो तुम कहकर बोली जाती है, तुमको यू। कोई भी हम सेंटेंस लिखेंगे तो जिसे यू के बारे में समझ में आ गया उसको इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएगा कि यू लिखा हुआ नहीं होता है, बस अंडरस्टूड होता है। जैसे कई सारे सेंटेंस, रुको, इतना ही लिख दिया मैंने, यहां लिखा रुको, इसका मतलब है कोई मेरे आगे जा रहा है, मैं उसको कह रहा हूं तू रुक जा, यानी कि तुम रुको। तो इसमें तुम कहीं नहीं लिखा हुआ है, केवल क्या लिखा हुआ है? रुको। इसका मतलब है इतना ही बोलेंगे, स्टॉप, और देख लो वाक्य खत्म हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रुको, अपने आप समझ गए, तुम रुको। यू नहीं लिखा हुआ, यू लिखता तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता। इसका मतलब है ये आदेश और निवेदन करने वाले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य शुरुआत हुई है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। पहचान कैसे होती है? लगभग जो पहचान होती है लास्ट में ओ की मात्रा आती है। यहां देख लो, रुको ओ की मात्रा है, बाहर मत जाओ ओ की मात्रा, यानी ओ की मात्रा आती है। सब्जेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है, फिर भी हम मानते हैं कि ये बात मुझे कही जा रही। यही इंपेरेटिव सेंटेंस है। इनमें इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? किसी को ऑर्डर करने के लिए, किसी को कमांड करने के लिए, किसी से रिक्वेस्ट करने के लिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इनमें यू छुपा हुआ होता है, यू दिखाई नहीं देता लेकिन अंडरस्टूड होता है कि कहा हमें जा रहा है, वही इंपेरेटिव। यानी जिसमें सब्जेक्ट नहीं होगा हम अपने आप समझ लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के रूप में ये बात कही जा रही है, तुम रुको, तुम वहां मत जाओ। अगर मैं ऐसे बोलूं तो पहला काम हमने समझ लिया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें किसी को ऑर्डर रिक्वेस्ट करने के लिए जिसका यूज किया जाता है, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। क्या छुपा हुआ रहता है? यू इसमें छुपा हुआ रहता है। कुछ वाक्य बनाते हैं और समझते हैं। अगला वाक्य लिखते हैं, दरवाजा खोलो। जैसे ये बोला कि दरवाजा खोलो तो अपने आप समझ गया कि तुम दरवाजा खोलो, तुम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। मेरे सामने कोई है जिसको मैं कह रहा हूं कि तुम दरवाजा खोलो। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो कि तुम दरवाजा
खोलते हो। तो ये असर्टिव सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि पहली बात, इसमें खोलने का काम कौन करता है? तुम। साफ साफ लिखा हो तुम। किसकी क्रिया होती है? खोलने की। क्या खोलना है? दरवाजा। यानी कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है, जबकि इसमें लिखा हुआ है दरवाजा खोलो। केवल इतना ही बोला गया, लेकिन समझ गया अगले वाला कि तुम दरवाजा खोलो। तुम कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हमारा क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस है तो किसकी क्रिया होती है? खोलने की। यानी ये हमारी मेन वर्ब है। क्या खोलना है? दरवाजा। इसका मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट। कौन खोलता है? तुम। यानी तुम दरवाजा खोलो, लेकिन तुम नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो ओपन, क्या खोलना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस या एस नहीं आएगा। क्या खोलना है? द गेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होने के कारण ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। अब कि इसका अगर मैं बनाऊं तो ये सिंपल सेंटेंस है। हमने ये सीख लिए हैं, प्रेजेंट सिंपल का सिंपल सेंटेंस है, ता है, ती है। इसलिए सबसे पहले सब्जेक्ट तुम, यू, प्लूरल माना जाता है। ओपन, क्या खोलते हो? द गेट। तो ये फर्क है इंपेरेटिव सेंटेंस। हमने इतना सीख लिया है कि इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उसमें लास्ट में ओ की मात्रा, यू छुपा हुआ होता है, यही इंपेरेटिव सेंटेंस है। और वाक्य लिखते हैं, पत्र लिखो, पत्र लिखो। यानी कि किसी को बोला है तुम पत्र लिखो, लेकिन तुम नहीं लिखा हुआ, इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले किसकी क्रिया होती है? लिखने की। तो लिखने का मतलब है मेन वर्ब हमारे लिखना। लिखना को राइट कहते हैं। क्या लिखना है? एक पत्र, सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट है। क्या लिखना है? पत्र। इसका मतलब ये ए लेटर है, वो हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसे बनाएंगे? राइट ए लेटर। ये हमारा क्या हो गया? इंपेरेटिव। और तुम एक पत्र लिखते हो तो यू राइट ए लेटर, वो असर्टिव सेंटेंस हो गया। तो आपको एक समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी वाक्य की शुरुआत हो तो इस प्रकार वाक्य बनते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता है। तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे अंग्रेजी में एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट है वो वर्ब होती है। तो केवल एक वर्ब से भी वाक्य आ सकता है। टेंस में भी काम आता है। थोड़ा बता देता हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम जब पढ़ेंगे तो उसमें इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। तो वहां पर भी ये ध्यान रखना है। कैसे? कि अगर मैं इतना ही लिख देता हूं सुनो, मैंने केवल इतना ही कहा कि सुनो और वाक्य खत्म कर दिया, कौन सुनेगा? तुम सुनो। यानी कि इतना ही है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, बस इतना लिख दिया, लिसन। लिसन यानी सुनो। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। केवल इतनी एक वर्ड, एक मीनिंग लिख दी जिसका अर्थ है सुनना। सुनो, कौन सुनेगा? तुम सुनो। लिखो, राइट, देखो, लुक। ये सब के सब क्या है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सभी, और वाक्य यहीं खत्म हो गया। ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्यों है? सब्जेक्ट नहीं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। 3-4 वाक्य बता रहा हूं, वो वाक्य आपको खुद को एक्सरसाइज करनी है। मुझे किताब दो, फल लाओ, बाहर जाओ, ये 3 सेंटेंस आप खुद बनाना।
और आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पेरेटिव है, इसमें देख लो डबल ऑब्जेक्ट है, एक तो मुझे प्रोनाउन है, सर्वनाम है, एक है वस्तु। तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका यूज करेंगे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर इसका, और वर्ब के बाद में किसकी क्रिया होगी, देने की। ये वाक्य मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको, डबल ऑब्जेक्ट इसलिए, किसकी क्रिया होगी, देने की। ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट होता नहीं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब आती है। तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, मेन वर्ब से, क्योंकि न तो सब्जेक्ट है और टेंस है नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है। तो आगे आया 3 नंबर पर मेन वर्ब। तो देने को क्या कहते हैं, गिव। उसके बाद में 2 ऑब्जेक्ट है, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो ये सजीव है, ये निर्जीव है। तो वर्ब के बाद में पहले हम सजीव को लिखेंगे, मुझे यानी मैं। तो आई तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस मेन वर्ब से पहले आता है, इसलिए आई का यूज नहीं करेंगे। तो आई, माई, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। गिव मी क्या देनी है, एक किताब, ए बुक। ये वाक्य हमने ऑब्जेक्ट से बना लिया। इस प्रकार इन वाक्यों को हमें समझना है। और आपको ये 2 वाक्य आप यहीं पर अभी कोशिश कर लो कुछ देर के लिए, फिर हम अगला समझते हैं। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य समझ लिया था, कैसे बना कि सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, या फिर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वाक्य खत्म हो जाए। ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पहला टाइप है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एक फॉर्म आती है जिसका नाम है लेट। लेट फॉर्म का हमें यूज सीखना है। लेट यानी किसी काम को करने देना। तो जो भी काम मैं करूंगा, जो सब्जेक्ट है वो नहीं करेगा, उसको हम कहेंगे कि राम को खेलने दो, राम को खेलने दो। एक है, तो इस प्रकार जो लेट की वर्ब है, जो लेट वर्ब है, इसका मतलब किसी काम को करने देना। पहले समझ लेते हैं, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट और थर्ड फॉर्म भी लेट। पहले तो यही समझना है। फिर वाक्य बनाएंगे। तो वाक्य जब बनाएंगे, इस प्रकार मैं वाक्य बोलूंगा कि वाक्य की शुरुआत लेट से करनी। लेट भी वर्ब है, इसके साथ में एक और वर्ब आएगी। जैसे मैं वाक्य से समझा देता हूं, मुझे खेलने दो। इसका मतलब ये किसी से कह रहा है, तुमसे, कि तुम मुझे खेलने दो, यानी खेलूंगा तो मैं, लेकिन तुम मुझे जब कहोगे तब मैं खेलूंगा। इसका मतलब है ये लेट वाला वाक्य, कोई काम को करने देना। तो सबसे पहले इसमें 2 वर्ब है, एक तो करने देने वाला यानी लेट। तो वाक्य की शुरुआत किससे करेंगे, लेट से। उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, किसे खेलने दो, आंसर आया मुझे, यानी मी, लेट मी। उसके बाद में खेलना, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी प्ले, लेट मी प्ले, हमें खेलने दो, लेट अस प्ले। यानी कि कहने वाला मैं आपसे आगे मांग रहा हूं कि तुम मुझे खेलने दो। तुम नहीं लिखा हुआ लेकिन अंडरस्टूड है, ये लेट की वर्ब है। इसको भी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सब सेम होती है। और ये लेट से इस प्रकार वाक्य बनते हैं। 2 फॉर्म है, एक तो लेट है, एक प्ले, यानी 2 वर्ब है। इस प्रकार से ये लेट वाले वाक्य बनते हैं। तो आपको ये समझ में आए होंगे। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस लिखूं, डू योर वर्क, बताओ इंपेरेटिव है या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस? क्योंकि इंटरोगेटिव में भी तो हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में आती है। तो मैं यहां पर फुल स्टॉप लगाऊं या फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाऊं? अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा तो ये गलत है, फुल स्टॉप है तो सही है। क्यों? क्योंकि जब डू का यूज कर लिया है हमने शुरुआत में, डू यानी किसी काम को करना। अगर ये इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो इसमें सब्जेक्ट होता, सब्जेक्ट, और इसमें एक
हेल्पिंग वर्ब के साथ में एक मेन वर्ब भी होती है। यानी इसी वाक्य को एक हिंदी अर्थ बता देता हूं कि डू योर वर्क, अपना काम करो, तुम अपना काम करो, यानी कि तुम आगे अपने आप हिंदी में बात करें, समझ गए, अंडरस्टूड हो गए। अगर मैं इसको पूछूं कि क्या तुम अपना काम करते हो, क्या तुम तुम्हारा काम करते हो, अब ये इंपेरेटिव नहीं है, ये कौन सा है, इंटरोगेटिव। कैसे पता चला, तातेती या फिर काम करने वाला कौन है, तुम, सब्जेक्ट लिखा हुआ है साफ साफ, तो प्रेजेंट सिंपल है, तुम हमारा सब्जेक्ट है, तो यू के आगे हमें लगाना पड़ेगी, जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज हमें आगे करना पड़ेगा, आगे करेंगे तो यू के साथ में डू लगता है। डू यू, अब किसकी क्रिया होती है, काम करने की, तो करने को कहते हैं डू। तो यहां पर ये वर्ब, ये तो है हेल्पिंग वर्ब और ये है मेन वर्ब। डू यू डू, क्या करते हो, क्या तुम करते हो, क्या तुम्हारा काम, यानी योर वर्क। अब यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन लगेगा। तो ये फर्क है डू योर वर्क और डू यू डू योर वर्क। नरेशन के अंदर इंपेरेटिव सेंटेंस से ही हमें फंसाया जाता है, हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस मान लेते हैं और वो गलती होते ही हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है वो गलत हो जाता है। यहां पर समझने वाली बात है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो देख लो, डू योर वर्क, तुम्हारा काम करो, अगर डू का शुरुआत में यूज किया है तो इसमें एक वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, तब तो इंटरोगेटिव हो गया, और जब कुछ भी नहीं आया है, ऑब्जेक्ट ही आया डायरेक्ट, करो, क्या करो, तुम्हारा काम, इसलिए ये इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आपको इंपेरेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप समझ में आया होगा। जिसको फर्स्ट टाइप समझ में आ गया है उसको सेकंड और थर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस पहला ही इंपॉर्टेंट है, हम इसमें ही चेंज करेंगे। पहला प्रकार हमने समझ लिया है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत होगी, लेट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है और थर्ड फॉर्म होती है। ये हम नरेशन में भी समझेंगे, पैसिव वॉइस में भी समझेंगे। लेट का मतलब किसी काम को करने देना, करने दो। दूसरा है, अब इसी में ही है, हम यहां पर लगा देते हैं, एक वाक्य लिख लेते हैं, ओपन द विंडो। इसी वाक्य से हम दूसरा वाक्य समझेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार होता है कि वाक्य की शुरुआत डोंट से होती है। डोंट का मतलब डू और नोट। डोंट का मतलब होता है कि वाक्य में हिंदी में बात करें तो मत आएगा, यानी इनकार करना। तुम जैसे ओपन द गेट, दरवाजा खोलो, अगर मैं कहूं कि दरवाजा मत खोलो तो इसका मतलब है कि डोंट वाला मना करने के लिए यूज किया जाएगा, तो ये डोंट वाला वाक्य है। और सेम टू सेम वही प्रोसीजर है कि डू तो हेल्पिंग वर्ब है, अगर डू हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में यहां सब्जेक्ट भी आना चाहिए था, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर सब्जेक्ट है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में। जैसे इसी का बनाए, ओपन द विंडो, जो खिड़की है उसको खोलो, अब मैंने कहा खिड़की मत खोलो, तो इंपेरेटिव है, यानी मैं किसको कह रहा हूं, तुम्हें, कि तुम खिड़की मत खोलो, तो तुम नाम नहीं लिया है, तो मना करने के लिए सबसे पहले डोंट स्टार्ट में लिख देंगे और वाक्य सेम टू सेम जैसे ये लिखा है, डोंट ओपन द विंडो। अभी कहा था कि वाक्य बनाना था कि बाहर जाओ, बाहर जाओ, इंपेरेटिव सेंटेंस है, अपने आप समझ में आ रहा है कि तुम बाहर जाओ, मैंने तुम कहीं पर भी नहीं लिखा है। इसका मतलब सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, जाने की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां जाना है, बाहर, तो सबसे पहले गो, और बाहर को कहते हैं आउटसाइड, गो आउटसाइड, बाहर जाओ। अब मैंने कहा बाहर मत जाओ, तो हमें क्या करना है, इसके आगे यहां लगा देना है डोंट गो आउटसाइड, बाहर मत जाओ। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस का दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार भी इंपेरेटिव सेंटेंस में इजी है। तीसरा प्रकार हमने पढ़ा था कि वाक्य में लिखा हुआ होगा प्लीज अथवा काइंडली, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला वाक्य है, उसमें प्लीज अथवा काइंडली। प्लीज अथवा काइंडली का मतलब होता है कि किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करने वाले वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं।
हम रिक्वेस्ट करेंगे तो ये प्लीज हम शुरुआत में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। कैसे? यही वाक्य है। अभी तो मैंने कहा ओपन द गेट, ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। तो ये खिड़की खोलने के लिए अगर पिताजी कहें तो ऑर्डर हो सकता है, बड़ा भाई है वो हमें कमांड कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। तो यहां पर सेंटेंस का सेंस समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर मैं वाक्य में प्लीज लगा दूं तो यहां पर जो सेंस है वो होगा रिक्वेस्ट का। यानी अब मैं जिसको भी बोल रहा हूं उसको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कृपया करके दरवाजा खोल दो। तो ये प्लीज हम यहां पे लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस थे। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ जो नरेशन में रूल होते हैं कि तुम नहीं होता है लेकिन हम उसको नाम से पुकारें। एक वाक्य लिख रहा हूं, उसे समझते हैं। अब मैं वाक्य इस प्रकार लिखता हूं जैसे ओपन द विंडो। तो यहां पर तो साफ है कि यू छुपा हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, यहां पर अगर मैं कोमा लगा दूं और इस प्रकार लिखूं राम। अब वाक्य में क्या सेंस निकल रहा है कि मैं राम जिसको तुम से पुकारूंगा उसको कह रहा हूं कि राम ओपन द विंडो। अगर मैं यहां कोमा नहीं लगाऊं तो वाक्य का सेंस और वाक्य गलत है, क्योंकि गेट खोलने का काम राम करेगा। सिंपल प्रेजेंट सिंपल यूज करें तो इस प्रकार लिख दूं कि राम ओपन द विंडो। तो ये वाक्य तो एकदम ही गलत है, क्योंकि सिंगुलर के साथ एस या ईएस आता है। अगर मैं यहां कोमा लगा दूं अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्यों? क्योंकि मैं किसी को संबोधित कर रहा हूं कि राम ओपन द विंडो, कि राम जो विंडो है उसको ओपन कर। तो यहां कोमा लगाने के बाद में ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर कोमा नहीं लगाऊं तो वाक्य गलत है, मुझे यहां पर एस लिखना पड़ेगा। तब हिंदी अर्थ क्या होगा कि राम जो है वो विंडो खोलता है, और यहां पर एस हटा दिया, कोमा लगा दी। इसका मतलब है कि मैं राम को संबोधित करके कह रहा हूं कि राम जो विंडो है वो तू खोल दे। तो ये फर्क है। जैसे कम हियर, यहां आओ। अब मैंने यहां पर कोमा लगाई और लिख दिया बॉयज। बॉयज यानी बच्चे, कि अरे बच्चों यहां आओ, यानी तुम सभी, प्लूरल है, तुम सभी यहां आओ। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। लेकिन मैं इस बॉयज को हटा दूं, कोमा भी हटा दूं, फुल स्टॉप लगा दूं और यहां लिख दूं बॉयज कम हियर। तो यहां पर ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का वाक्य है। क्यों? क्योंकि बच्चे प्लूरल है तो बच्चे यहां आते हैं। लेकिन वापस वही बात है कोमा की, कोमा लगा दी, अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस। अब मैं संबोधित करके कह रहा हूं, उनको बोल रहा हूं कि बच्चों यहां आओ। तो इंपेरेटिव सेंटेंस के ये प्रकार हैं। जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के जो वाक्य हैं और भी इंपेरेटिव में, वो हम सभी एक साथ में करते हैं, फिर इंपेरेटिव पूरे हो जाएंगे। अब आपके सामने कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। हम इंपेरेटिव के तीनों सेंटेंस बना सकते हैं इनसे। पहला है कि श्याम नाश्ता लो। श्याम के बाद कोमा, श्याम को मैं कह रहा हूं कि श्याम अपना नाश्ता ले लो। तो लेने को यहां पर टेक कहेंगे। तो इस प्रकार लिखेंगे टेक नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट, और फिर लिखूंगा श्याम। अब इसको हमें डोंट से बनाना, मत लो, श्याम नाश्ता मत लो। तो एक ही रूल है, टेक के आगे हम क्या लगा देंगे? डोंट। अब कहा कि कृपया श्याम नाश्ता लो, तो अब कृपया है तो डोंट की जगह हम लगा देंगे प्लीज। यानी तीनों सेंटेंस एक ही प्रकार से बन सकते हैं। दूसरा है मोनू। मैं किसी को मोनू, मेरे लिए तुम है, मोनू को मैं पुकार कर बोल रहा हूं कि मोनू दरवाजा बंद करो। यानी बंद करने को SHUT, शट। किसको बंद करना है? शट द डोर। उसके बाद में क्या लगाऊंगा? कोमा, और फिर लिखूंगा मोनू। मोनू को संबोधित करते हुए कह रहा हूं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब कहा कि मोनू दरवाजा बंद मत करो, तो शट का आगे क्या लगा दूंगा? डोंट। डोंट शट द डोर मोनू, दरवाजा बंद मत करो। फिर कहा मोनू कृपया करके दरवाजा बंद करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूं तो लिखूंगा मोनू, या फिर प्लीज शट द डोर मोनू। यानी एक ही वाक्य से तीनों वाक्य बन सकते हैं। अगला है मुझे सच बताओ। क्या बताना है? सच, यानी कहना। टेल ये वर्ब हो गई, मेन वर्ब। टेल यानी कहना, बताना।
उसके बाद में किसे बताना है, मुझे। तो मेन वर्ब के बाद में आ रहा है, इसका मतलब है कि ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आई का क्या होता है, आई, माई, मी। टेल मी, मुझे बताओ क्या, सत्य, द ट्रूथ। अब कहा कि कृपया करके मुझे सत्य बताओ, सत्य बात बताओ, क्या बात हुई, तो प्लीज टेल मी द ट्रूथ। बात तो वही है, सबके सब ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। मेन वर्ब के बाद में है, इसलिए मुझे को क्या कहेंगे, मी। कृपया मुझे पेंसिल दो, इसमें मैंने कृपया का यूज किया है, यानी प्लीज वाला है, तो प्लीज कोमा लगा दी। किसकी क्रिया होगी, देने की, देने को कहते हैं गिव। मेन वर्ब आ गई गिव। किसे देना है, देखो दो ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट, एक तो प्रोनाउन सर्वनाम है, एक है जो नाउन, एक वस्तु है। तो सबसे पहले सर्वनाम का यूज करेंगे, तो मी, सॉरी गिव के बाद में आ रहा है, मेन वर्ब के बाद में, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस है। तो वापिस वही बात, मी क्या देनी है, पेंसिल। पेंसिल को काउंट कर सकते हैं, तो ए पेंसिल। अब कृपया हटा दिया मैंने, मुझे पेंसिल मत दो, तो प्लीज भी हटा दूंगा, डोंट गिव मी ए पेंसिल। और मुझे पेंसिल दो, केवल इतना ही लिखूं कि मुझे पेंसिल दो, तो प्लीज हटा दूंगा, गिव मी ए पेंसिल, जी बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार चुप रहो, चुप रहना यानी वर्ब होती है शटअप। कृपया चुप रहो, प्लीज, कृपया चुप मत रहो, डोंट शटअप। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से वाक्य की शुरुआत हो गई है, इतना ही लिखा जाओ। तो मैंने पहले ही बता दिया, मेन वाक्य में वर्ब आनी जरूरी है, तो वर्ब मुख्य तत्व है, तो जाओ यानी गो। इतना लिख दिया, वाक्य खत्म हो गया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस। अगला है बच्चों, संबोधित करके कह रहा हूं, इसे पढ़ो, किसकी क्रिया होगी, रीड। संबोधित है, बच्चों को क्या कहूंगा, बॉयज, सॉरी चिल्ड्रन। प्लूरल है, चाइल्ड सिंगुलर होता है। उसके बाद में किसकी क्रिया होगी, पढ़ने की, रीड। किसे पढ़ो, इसे यानी दिस। टीवी चालू करो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कौन चालू करेगा, तुम। किसी को पुकार कर बोलता तो उसके लिए भी, जैसे राम टीवी चालू करो, तो चालू करना वर्ब है। चालू करने को कहते हैं स्विच ऑन। किसे चालू करना है, टीवी को, द टेलीविजन या टीवी। और टीवी चालू मत करो, डोंट स्विच ऑन द टीवी। कृपया टीवी चालू करो, तो प्लीज स्विच ऑन द टीवी। ये हमारे क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में जो लेट वाले सेंटेंस है, उसके हम 2-3 उदाहरण करते हैं कि लेट वाला सेंटेंस मेन वर्ब में आए तो क्या फर्क होता है, और सॉरी टेंस में आए तो क्या फर्क होता है, और इंपेरेटिव में आए तो क्या फर्क होता है। अब आपके सामने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक लेट भी है, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेकंड फॉर्म भी लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट होती है, 5 लेट्स। लेट का मतलब किसी काम को करने देना। अब देखो, लेट इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर सिंपल सेंटेंस है, उसमें हम अंतर समझते हैं, वाक्यों के द्वारा वाक्य बना। देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, पहली बात यही है। हम पहला सेंटेंस देखते हैं कि राम मुझे खेलने देता है। मैंने पहले ही बताया, कौन खेलने देता है, कौन खेलने देता है, राम। इसका मतलब हमारे पास सब्जेक्ट है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है, ती है, तो सबसे पहले आएगा राम। अब किसी काम को करने देना, यहां से इधर से आएंगे, तो जो मेन वर्ब है वो है लेट, लेकिन हमारा सब्जेक्ट कौन है, राम। प्रेजेंट सिंपल के सिंपल सेंटेंस में अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ 5 फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए लिखूंगा लेट, लेट के आगे लगा दूंगा एस। राम लेट्स, ये मेन वर्ब हो गई। राम कोई काम करने देता है, किसे, मुझे। मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी मी, क्या करने देता है, खेलने देता है। तो यहां पर मेन वर्ब लेट के साथ एस लगा दिया, तो आगे लेट के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, यहां आएगा प्ले।
कोई भी काम करने देता है तो करने देने के साथ एस लगा दिया, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगला वाक्य देखते हैं, मुझे खेलने दो। अब प्रश्न पूछूं किसे खेलने दो, तो मुझे, तो वर्ब के बाद में आ रहा है, यानी ऑब्जेक्ट तो मेरे पास है मुझे, लेकिन कौन खेलने दो, यानी तुम। इसमें कहीं पर भी सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है इसका मतलब ये हमारा कौन सा टेंस है, सॉरी कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। और किसी भी काम को करने देना, खेलने दो, काम करने देना, तो करने देने के लिए वर्ब हमारे पास में होती है लेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एस नहीं आएगी क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, किसे, ये काम करने दो, खेलने वाला किसे, मुझे। क्या करने दो, खेलना, तो लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट मी प्ले। आगे कुछ भी लिख दें कि मुझे फुटबॉल खेलने दो, क्रिकेट खेलने दो, तो मुझे क्रिकेट खेलने दो, तो हम लिख सकते हैं लेट मी प्ले क्रिकेट। मेन हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमें ये सेंटेंस इंपेरेटिव है या फिर असर्टिव सेंटेंस है, वो समझ में आना चाहिए। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये भी देखो, तीसरा है राम मुझे सोने देता है। वापस वही प्रश्न पूछा, कौन सोने देता है, राम, सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये क्या, कौन सा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, टेंस है। इसमें कौन सा, प्रेजेंट सिंपल। सब्जेक्ट कौन है, कौन सोने देता है, राम। तो सबसे पहले राम, उसके बाद में करने देना, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लेट। लेकिन हमारा राम क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो लगा देंगे एस। राम लेट्स, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यानी मुझे, तो मी क्या करने देता है, सोना, तो लेट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्लीप। राम लेट्स मी स्लीप, राम मुझे सोने देता है। अगला है पिताजी ने मुझे जाने दिया, तो जाने दिया, आ की मात्रा पास्ट सिंपल ने, किसने जाने दिया, पिताजी ने। इसका मतलब है कि हमारा जो सब्जेक्ट है हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। तो सब्जेक्ट कौन है, पिताजी, पिताजी को हम लिख लेते हैं डेड। उसके बाद में जाने दिया, करने दिया, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी लेट, किसी भी काम को करने देना यानी लेट। तो लेट फर्स्ट फॉर्म लेट, सेकंड फॉर्म भी लेट ही है, इसलिए डेड सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि ये फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ना ही थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, प्रेजेंट सिंपल होता, तो इसमें एस या ईएस होता। और थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती है, इसलिए आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि ये फर्स्ट फॉर्म है, नहीं, ये फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है, ये केवल सेकंड फॉर्म है। तो डेड लेट, पिताजी ने करने दिया, किसे, मुझे, क्या, सोने दिया, क्या जाने दिया, जाने दिया, जानने को कहते हैं गो, इसलिए यहां आ जाएगा गो। डेड लेट मी गो। अब यहां एस लगा देता हूं तो एस लगाते हिंदी चेंज हो जाएगा, यानी पिताजी मुझे जाने देते हैं, पिताजी मुझे जाने देते हैं, इसलिए, और अब एस हटा दिया तो पिताजी ने मुझे जाने दिया। अगला है आओ खेलें, वापिस वही है, कोई काम करने के लिए किसी को हमने बुलाया। तो अब यहाँ पर सेंस समझना है कि तुम खेलें या हम खेलें। हम इजी वे में याद करें कि हम बाहर जा रहे हैं और हमारे कुछ फ्रेंड हैं और उसको हमने बोला, उनको बोला कि आओ खेलें, इसका मतलब हम सब खेलें। तो यहाँ पर हम का भाव होता है लेट वाले वाक्यों में, और यहाँ पर सबसे पहले लेट लगाया जाता है, उसके बाद में हम को इंग्लिश में वी कहते हैं, लेकिन मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है वी आवर अस, यानी लेट अस। इसको शॉर्ट फॉर्म में लेट्स लिखा जाता है। और क्या करना है, खेलना है, खेलना है, यानी लेट के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, इसलिए लगा देंगे लेट्स प्ले या लेटस प्ले, आओ खेलें। उसी प्रकार लास्ट वाक्य है चलो पढ़े, चलो पढ़े। तो इस प्रकार तो नहीं कह सकता तुम पढ़े, यानी कि मैं अपने दोस्तों को कहूंगा तो सब साथ में है, यानी हम पढ़े, तो हम का भाव है और प्रस्ताव दिया गया लेट के द्वारा किसी काम को करने के लिए। तो सबसे पहले लेट साथ में अस, और पढ़ने को कहते हैं रीड।
तो इस प्रकार इन वाक्यों में आपको कुछ फर्क अंतर समझ में आया होगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है और जो ये असर्टिव सेंटेंस इसमें सब्जेक्ट है, इसलिए इनका इस प्रकार यूज किया है, और इंपेरेटिव सेंटेंस में लेट अस का यूज इस प्रकार करते हैं कोई प्रस्ताव देने के लिए। तो आज के लिए इतने ही वाक्य हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस पूरे हो चुके हैं, हमें अब टेंस भी स्टार्ट करने हैं। तो जो हमारा बेसिक था, अभी 2 सेंटेंस और बाकी है, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो भी हमारे सिलेबस में नरेशन में आते हैं, तो उनको भी करेंगे। लेकिन यहाँ तक ये जो सेंटेंस है लेट इंपेरेटिव, ये हमारे सिलेबस के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया तो आप पुनः पूछ सकते हैं। आज आपको खुद को ट्राई करनी है कि कम से कम 10 वाक्य लेटेस्ट वाले बनाएं, लेट वाले बनाएं, और इंपेरेटिव सेंटेंस कम से कम 10 बनाएं अलग, और उनकी आप जो फोटो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देना। और आज के लिए बस इतना ही। वोकेबलरी रही हुई है, थोड़ा लंबा होने के कारण अगले वीडियो में हम वोकेबलरी कर लेंगे, लेकिन जो वोकेबलरी है आज की वो आपको फोटो के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। धन्यवाद।